और आज हम जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है कोश कोश का, उसको हम लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है? ओके, चलिए। यस मैम। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो हमने जो पंचकोश, थोड़ा सा एक शॉर्ट में हम रिवाइज कर देते हैं क्योंकि लंबा गैप हो गया है। ऐसा माना जाता है कि जो पंचकोश हैं, ये एक शरीर के अंदर या एक कोश के अंदर दूसरा कोश रहता है। तो इस तरह से जो शरीर, मानव का अस्तित्व है, वो शरीर और चेतना 2 पार्ट में डिवाइड किया है और इसमें जो चेतना है, वो 5 आवरण से या 5 लेयर से कवर है और हर एक लेयर को एक कोश कहते हैं हम। तो इस तरह से ये पंचकोश का कॉन्सेप्ट है और इसमें सबसे ऊपरी जो कोश होता है वो होता है अन्नमय कोश, या जिसको फिजिकल बॉडी भी कहते हैं, जिसे हमारे सेंस ऑर्गन से, हमारी ज्ञान इंद्रियों से हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस अन्नमय कोश के अंदर सेकंड कोश होता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश एक तरह से एनर्जी बॉडी है और जितनी भी तरह की एनर्जी होती है, जैसे योग और आयुर्वेद में कहा जाता है कि 72,000 नाड़ियां ह्यूमन बॉडी में रहती हैं और इन नाड़ियों से एनर्जी या ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये पूरा जो बॉडी का नेटवर्क है, ये किसके अंतर्गत आ जाता है? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के अंदर तीसरा कोश होता है मनोमय कोश। तो ये माइंड बॉडी है और जितने भी थॉट प्रोसेस चलती है, विचार आते हैं, वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? मनोमय कोश के अंतर्गत। नेक्स्ट, मनोमय कोश के अंतर्गत आता है विज्ञानमय कोश। इसको हम इंटेलिजेंट से जोड़ते हैं और ये विजडम बॉडी कहलाती है और यहाँ पर हमारी बुद्धि के विकास को या बुद्धि को रखा जाता है। और सबसे अंदर का कोश होता है आनंदमय कोश, जिसको हम ब्लेस बॉडी भी कहते हैं। और ऐसा योग और आयुर्वेद में बोलते हैं कि यहाँ हमारी आत्मा रहती है और आत्मा चूंकि जब इस कोश में रहती है तो वहां सिर्फ आनंद ही रहता है, बाकी सारी चीजों का अभाव होता है। अन्नमय कोश पहला है, जैसा कि हमने देखा था, फिजिकल बॉडी है और इसके नाम से ही मालूम हो रहा है कि ये जो कोश है वो किससे बनेगा? अनाज से बनेगा या पृथ्वी के रस से बनेगा। तो पृथ्वी की चीजों में क्या क्या जाता है? जल, अनाज, फल, सब्जी, घास, ये सारी चीजें, कंद, ये सारी चीजें पृथ्वी के रस में आ जाता है और इन्हीं चीजों से इस कोश का निर्माण होता है। इन्हीं चीजों से इस कोश का पोषण होता है। इन्हीं चीजों से इस कोश की वृद्धि होती है और धीरे धीरे अंत में ये कोश, जब अंत हो जाता है इस कोश का, तो ये फिर से उसी पृथ्वी में मिल जाता है। अब ये जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पे जो निवास करते हैं, उनका सबसे ऊपरी कोश कौन सा होता है? अन्नमय कोश, जो अभी हमने सारा पढ़ा है। ये धरती से ही शुरू होता है और पृथ्वी में ही अंत में मिल जाता है। अब वैज्ञानिक भाषा में ये जो अन्नमय कोश होता है, इसको मैटर कहते हैं और इस कोश में जितने भी केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में आते हैं, जितने भी हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये सारी चीजें इस कोश के अंतर्गत आती हैं और यही सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो इस कोश को कोश का पोषण करती हैं, उसकी ग्रोथ करती हैं और उसको हेल्दी बनाए रखती हैं। और जब अंत आता है इस कोश का, तो ये फिर से एक बार पृथ्वी में मिल जाता है। अन्नमय कोश की रंग, रूप, आकृति सबकी भिन्न भिन्न होती है और ये डिपेंड करता है हर एक व्यक्ति के संस्कारों पर, उसके कर्मों पर,
ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और चूंकि इसका पोषण भोजन से होता है, अनाज से होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि हर कोश का तीन 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है स्थूल कोश, एक सूक्ष्म कोश। और जब कोई भी भोजन लिया जाता है तो उस भोजन के भी 3 भाग होते हैं। एक होते हैं सूक्ष्म, स्थूल और कारण। तो उस भोजन का जो स्थूल भाग होता है, वो उसका स्वाद और भार होता है। और इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? अन्नमय कोश के स्थूल भाग पर। अब उस भोजन का जो सूक्ष्म भाग होता है, उसमें उस भोजन का प्रभाव और गुण आता है कि वो किस तरह के विचारों के साथ बना है, कैसा है। उसका प्रभाव पड़ता है अन्नमय कोश के सूक्ष्म भाग पर। और कारण जो इसका पार्ट होता है भोजन का, उसमें संस्कार आते हैं। और जैसा भोजन हम खाएंगे वैसा हमारा मन बनता जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भोजन ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया जा रहा है कि जिसके संस्कार अच्छे नहीं हैं या बुरी भावनाओं के साथ बनाया जा रहा है, तो वो भोजन भी आपके मानव के अन्नमय कोश में विकृतियां पैदा करेगा या उन्हें बीमार करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम जहाँ का भी भोजन करें, तो इस चीज़ पर ज़रूर विचार कर लें कि वो भोजन किसने बनाया है और किन विचारों के साथ बनाया है। इसीलिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ब्रह्म कुमारी में ज़्यादातर वो सिर्फ़ अपने ही हाथ का बना हुआ भोजन लेते हैं। उसके पीछे एक रीज़न ये होता है। फिर दुनिया में आप कहीं भी जाइए, तो एक सेंटेंस आपको अक्सर सुनने को मिलता है कि माँ के जैसा नहीं बना है। क्यों? क्योंकि माँ जिस समय अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती है, तो उसके जो भाव होते हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति में भोजन बनाते समय नहीं आते हैं। और वही भाव उस भोजन को स्वादिष्ट और एक माँ के हाथ का भोजन का एक डिफरेंट टेस्ट दे देते हैं। अब ये जो अन्नमय कोश होता है, इसके विकारों को हम कैसे मेंटेन करते हैं? दवाइयों के द्वारा, उचित आहार लेके, संयम, चिकित्सा, शल्य क्रिया, योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मसाज, इन सबको यूज करके हम इनके विकारों को दूर करते हैं। और इसको और अच्छा करने के लिए हम क्या उपाय करते हैं? उपवास, आसन, सत्व शुद्धि और तपश्चर्या। ये हैं जिनसे हम इस कोश को और परिष्कृत कर सकते हैं। सेकंड आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश अन्नमय कोश के अंदर का हिस्सा है। और इसमें पूरी जो मानव शरीर की 72,000 नाड़ियां हैं, उन पूरे में जो एनर्जी, जो ऊर्जा फ्लो होती है, वो सारे किस कोश के अंतर्गत आती है? प्राणमय कोश के अंतर्गत। तो जो प्राणमय कोश होता है, और उसकी आकृति अन्नमय कोश के समान ही होती है। सिर्फ उसके आकार में फर्क होता है कि वो अन्नमय कोश से थोड़ा-सा छोटा हो जाता है। और चूँकि ऊर्जा शरीर की हर एक सेल में जाती है, तभी वो जीवित रहती है। तो जो ये प्राणमय कोश है, ये स्थूल शरीर में जितनी भी कोशिकाएँ शरीर में पाई जा रही हैं, उन सब में ऊर्जा को पहुँचाता है। और प्राणमय कोश में दूसरा सेंस क्या लिया जाता है कि प्राण वायु, जिससे मानव को जीवन मिलता है, या इसे जीवन वायु या जीवन तत्व भी कहते हैं। तो इस प्राण वायु को या जीवन तत्व को भी शरीर के या अन्नमय कोश की हर एक कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य प्राणमय कोश करता है। और ये प्राणमय कोश से जो ये प्राण तत्व या जीवन तत्व को पूरे शरीर में फैलाता है, यही डिफरेंशिएट करता है जीवन और मृत्यु में। जैसे ही ये जीवन तत्व को फैलाना बंद कर देता है, तो जो स्थूल अन्नमय कोश कोश होता है, वो मृत अवस्था में आने लगता है। तो जो मानव में स्फूर्ति दिखाई देती है, या बहुत उमंग दिखाई देती है, उत्साह दिखाई देता है, कुछ करने की एक बहुत प्रबल
आकांक्षा दिखाई देती है या किसी चीज के प्रति बहुत अधिक पैशन दिखाई देता है, इन सारे चीजों के लिए, इन सारी भावनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल प्राणमय कोश होता है। अब ये जो प्राणमय कोश है, ये शरीर और मन को जोड़ता है, मतलब अन्नमय कोश को मनोमय कोश से जोड़ता है और दोनों के बीच एक लिंक का या एक ब्रिज का काम करता है। और जितने भी इमोशन है या जितनी भी चीजें हैं, उनको एक कोश से दूसरे कोश तक ले जाने का काम करता है। और प्राणमय कोश ही वो कोश होता है कि जब ऐसा होता है कि मन बहुत उदास है, तो हमारा शरीर भी बहुत उत्साहहीन प्रतीत होता है। तो ये जो मनोमय कोश को अन्नमय कोश से जोड़ा कि अगर मन उदास है तो शरीर भी बहुत थका हुआ महसूस हो रहा है, वो काम भी प्राणमय कोश करता है। और मन में जो भी सकारात्मक और नकारात्मक विचार आते हैं, उनके प्रवाह को शरीर तक या अन्नमय कोश तक ले जाने का काम प्राणमय कोश करता है। अब ये जो प्राणमय कोश है, तो ये आचार्य श्री राम शर्मा ने इसको जीवन का सार माना है। ऐसा माना है कि यही एक एनर्जी है जो अन्नमय कोश को जीवित रखती है। और पूरी ह्यूमन बॉडी, जो सबसे उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, कोशिका, वो उसको उन्होंने 2 पार्ट में बाँटा है। एक तो उसका साइटोप्लाज़्म, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, और एक दूसरा पार्ट न्यूक्लियस। तो उन्होंने इस कोशिका जो द्रव है, जो साइटोप्लाज़्म है, उसको उस कोशिका का रसायन कहा है, और जो उसके अंदर न्यूक्लियस है, वो संस्कार भाग कहा है। और ऐसा माना है कि जितनी भी तरह की एनर्जी होती है ह्यूमन बॉडी में, जैसे लाइट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सारी जो हैं वो न्यूक्लियस में ही रहती हैं और वहीं से ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ये जो प्राणमय कोश है, इसको जो साइंटिस्ट ने माना है, वो बायो इलेक्ट्रिकल के रूप में माना है। और ये जो बायो इलेक्ट्रिकल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन से मिलके बनते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये जो बायो केम इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये ही जो किसी भी मनुष्य का ऑरा या आभा मंडल बनाती है, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इस ऑरा या आभा मंडल की जो को हम देख सकते हैं, किर्लियन एक कैमरा होता है। उस कैमरे की हेल्प से हम फोटो लेके और किसी भी व्यक्ति का आभा या ऑरा देख सकते हैं। तो जब ये आभा या ऑरा हम देखते हैं, तो इसमें यदि ये बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत डेंस होती है, ब्राइट होती है, तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति में बहुत अधिक प्राण से शक्ति है, वो बहुत स्वस्थ है, वो बहुत ओजस्वी है, इस तरह से माना जाता है। लेकिन जैसे-जैसे अगर ये जो बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ये डल होने लगती है या शरीर के किसी एक पर्टिकुलर भाग में डल होती है, तो ऐसा माना जाता है कि वो भाग बहुत जल्दी ही किसी बीमारी से ग्रसित होने वाला है। प्राणमय कोश में 5 मुख्य प्राण होते हैं और 5 उपप्राण होते हैं। तो मुख्य प्राण जो होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? प्राण, समान, उदान, व्यान, अपान। उनकी स्थिति क्या होती है? जो उदान होता है, वो बॉडी में जितना भी ब्लूइश रंग दिख रहा है आपको, ये उदान प्राण है। जितना भी व्हाइट दिख रहा है, ये व्यान है। ग्रीन जो दिख रहा है, ये प्राण है, मतलब ये लंग्स और हार्ट के पास रहता है। पेल्विक रीजन में जो रहता है, वो अपान है। और प्राण और अपान के बीच में नेवल के रीजन में जो रहता है, वो समान प्राण। तो इस तरह से इन्हें पंच प्राण कहा जाता है। इनके काम क्या-क्या रहते हैं? जो प्राण होता है,
वो मुंह से लेके हार्ट तक की चीजों के फंक्शन को कंट्रोल करता है। अपान जो रहता है ये रिप्रोडक्टरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है या उससे एसोसिएट रहता है। समान जो होता है ये नेवल और हार्ट इन दोनों के बीच के डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएट रहता है। उदान जो होता है ये ज्यादातर गले से सिर तक ज्यादा पाया जाता है और ये इसका मेन काम होता है बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना और स्पीच को मेंटेन करना। व्यान जो है ये पूरी बॉडी में फैला हुआ रहता है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम इन दोनों सिस्टम से एसोसिएट होता है। पंच उपप्राण भी होते हैं, वो होते हैं नाग, कूर्मा, कृकल, देवदत्त, धनंजय। नाग क्या होता है? ये होता है स्नीजिंग और ब्लेंचिंग से रिलेटेड। कूर्मा होता है आंखों से, आईलिड से रिलेटेड। जो आईलिड का मूवमेंट होता है, पलक झपकना, वो कूर्मा प्राण ही कराता है। कृकल जो होता है ये गले से, हंगर, थर्स्ट, यॉर्निंग इनसे रिलेटेड होता है। देवदत्त जो प्राण है वो सोने और कंसंट्रेशन से, स्लीप और कंसंट्रेशन से एसोसिएट होता है। और जो धनंजय प्राण होता है ये पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है और ये पूरी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रांग बनाता है। और ये एक ऐसा इकलौता प्राण है जो ह्यूमन बॉडी की डेथ के बाद भी उसमें रहता है और जो डेथ के बाद बॉडी फूलने लगती है उसका काम भी ये धनंजय प्राण ही करता है। अब हम आते हैं मनोमय कोश पे। तो मनोमय कोश का ऊपरी कोश प्राणमय कोश है और मनोमय कोश का अंदरूनी कोश जो है वो विज्ञानमय कोश है। तो मनोमय कोश जो है प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश के बीच का लिंक है और दोनों को आपस में जोड़ता है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है कि जो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश है ये दोनों क्रिया प्रधान है और प्राणमय कोश ही ऊर्जा देता है अन्नमय कोश के जितने भी फंक्शन होते हैं उनके लिए। लेकिन उनको संचालित कौन करता है? मनोमय कोश। और इसीलिए प्राणमय कोश को शरीर की आत्मा कहा गया है, मनोमय कोश को मानसिक आत्मा या मन की आत्मा कहा गया है। अब जो मनोमय कोश है इसको गायत्री कज या तृतीय मुख भी कहा गया है। यहाँ पर बहुत सारी, चूंकि ये माइंड से रिलेटेड है, तो माइंड से रिलेटेड जितनी भी फंक्शन होते हैं वो सारे इसी लेवल पे चलते हैं। जितने मन में विचार उठते हैं, चित्त की वृत्तियां होती हैं और उनके जो इमेजिनेशन होते हैं या जो पिक्चर्स क्रिएट होते हैं या जो इल्यूजन्स होते हैं या हेलोजिनेशंस होते हैं, ये सारी चीजें मनोमय कोश के अंतर्गत आती हैं। और अ, अगर हम माइंड को अलग अलग हिस्सों में बांटें तो चेतन, अवचेतन और अचेतन, तो ये सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनकी प्रेजेंस यहाँ मनोमय कोश में तीनों की दिखती है और तीनों का जो अनुभव है वो इस कोश में किया जा सकता है। यदि वैज्ञानिक भाषा में हम बोलें तो ये जो मनोमय कोश है ये बायोमैग्नेटिक रूप है। प्राणमय कोश क्या था? बायो इलेक्ट्रिकल, ये बायो मैग्नेटिक है। तो अर्थ एटमॉस्फेयर में जितनी भी रेज हैं, गामा, बीटा, लेजर, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सब चीजें किसी न किसी रूप से इसमें क्रियाशील रहती हैं और इन ये सब ही मिलाकर एक बायोमैग्नेटिक फील्ड को बनाती हैं और जिसको हम प्रभा मंडल, ऑरा या आभा मंडल ऐसे नाम देते हैं। तो जो ह्यूमन ऑरा होता है वो दो चीजों से मिलके मैन बनता है, एक तो बायो इलेक्ट्रिकल और दूसरा बायो मैग्नेटिक। और इसके साथ साथ ही ये बायोमैग्नेटिक क्या करता है कि पूरी ह्यूमन बॉडी को एक मैग्नेट के रूप में कन्वर्ट करता है और इसके मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल। तो ये भी इन दो पोलों को ह्यूमन बॉडी में क्रिएट करता है और
इसके जो 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उन दोनों को सुषुम्ना मूलाधार में साउथ, और जो सहस्त्रार मतलब सिर वाला हिस्सा है उसे नॉर्थ पोल में कन्वर्ट करता है। तो अगर पूरी ह्यूमन बॉडी को एक मैग्नेट में कन्वर्ट करता है तो उसका नॉर्थ पोल जो है वो होता है ह्यूमन का सिर, या जहां उसका सहस्त्रार चक्र होता है। और इस ह्यूमन मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो होता है मूलाधार चक्र, या उसके पैरों की तरफ का हिस्सा, लोअर बॉडी। और इसीलिए जो एक सोने के लिए स्पेशल बोला जाता है कि जब भी आप सोते हैं तो आपका जो सिर है वो उत्तर में होना चाहिए कि दक्षिण में, मैं खुद कंफ्यूज हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा देख लेंगे। दक्षिण में होना चाहिए, दक्षिण में होना चाहिए। यस, उत्तर की तरफ, पूर्व या उत्तर की तरफ सिर, दक्षिण या पूर्व, ऐसा है आई थिंक। नहीं, पूर्व या उत्तर की तरफ सिर होना चाहिए मैडम। हाँ राइट, ये एकदम सही है, पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए। वो इसलिए कि जब आपका नॉर्थ पोल पूरा अर्थ के नॉर्थ पोल के साथ रहता है तो वो जो एनर्जी फ्लो होती है बॉडी में उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, वो सपोर्ट में बहती है। और अगर आपके पैर उत्तर की तरफ होंगे तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, क्योंकि आपकी साउथ और नॉर्थ एनर्जी जो है वो आपस में क्लैश हो रही है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आपका सिर हमेशा उत्तर की ओर होना चाहिए या पूर्व की ओर होना चाहिए, जिससे वो जो, क्योंकि अर्थ भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, तो उसके जो नॉर्थ पोल है उसकी तरफ आपका नॉर्थ पोल होना चाहिए, और उसका जो साउथ पोल है उसकी तरफ साउथ पोल होना चाहिए। तो एनर्जी चूंकि सपोर्ट में बहती है तो नींद अच्छी आती है और बॉडी का हीलिंग जो होता है वो काफी अच्छे से हो जाता है। अब इस कोश को हम कैसे और अधिक उन्नत बना सकते हैं या विकसित कर सकते हैं, क्योंकि यही कोश होता है जो पूरे 5 कोशों को इफेक्ट करता है। कि मन यदि आपका बुरा है तो आपका आनंदमय कोश पे भी एक माया का आवरण आ जाएगा, और जो एक्चुअल आनंद है उसकी आपको अनुभूति ही नहीं होगी। यही ऐसा कोश है कि जहाँ पॉजिटिव थॉट भी उठ सकते हैं, नेगेटिव भी उठ सकते हैं। यही ऐसा कोश है कि जहां पर आप बहुत सारी चीजों को विजुअलाइज करते हैं, कि शायद जो नहीं भी है लेकिन उसको आप सोच रहे हैं कि ये है। तो इस तरह से इस कोश में मन का चूंकि वास होता है, और मन बहुत ही चंचल होता है, और मन के दोनों रूप हैं, कि यदि मन आपका गुलाम है तो एक गुलाम के रूप में ये एक बहुत ही अच्छा टूल आपके हाथ में है। लेकिन यदि आप मन के गुलाम हैं तो ये आपके लिए या किसी भी ह्यूमन के लिए एक बहुत ही बुरी बात रहती है, या एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए या इसको विकसित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 2 बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। इन दोनों के जरिए आप अपने मन के चंचलता को कम कर सकते हैं और उसे वश में कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या है, जप, त्राटक, ध्यान, ये चीजें ऐसी हैं जो मनोमय कोश को और अधिक विकसित करती हैं या उसको परिष्कृत करती हैं। और जब ये परिष्कृत हो जाता है तब क्या होता है, हम जो टेलीपैथी जिसको बोलते हैं, या बहुत दूर की चीजें देख लेना, दूर की चीजें सुन लेना, हिप्नोटाइज कर लेना, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तियों की वाणी में इतना तेज होता है कि वो जो बोलते हैं वो होने लगता है, वाणी का सत्य हो जाना। तो ये सारी चीजें, सिद्धियां इसी कोश के अंतर्गत प्राप्त होती हैं, या इसी कोश के परिष्कृत होने से प्राप्त होती हैं। चौथा कोश है विज्ञानमय कोश। अब विज्ञानमय कोश, विज्ञान का मतलब होता है किसी तरह का विशेष ज्ञान। तो यहाँ विशेष ज्ञान से मतलब ये नहीं है कि जैसे हमने फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली या बायोलॉजी पढ़ ली। यहाँ विशेष ज्ञान का मतलब ये है कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, मेरे आने का तात्पर्य क्या है, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, मैं अपनी इंद्रियों को कैसे वश में करूं, मैं अपनी चेतना को कैसे परिष्कृत करूं। तो ये सारा जब ज्ञान मानव के अंदर
उदित होने लगता है, तब ऐसा बोला जाता है कि उसका विज्ञानमय कोश का जागरण होने लगा है। अब ये जो विज्ञानमय कोश है, ये ज्ञानेंद्रियों पर भी इफेक्ट डालता है, और चूंकि विज्ञानमय कोश किस किस के बीच का कोश है, मनोमय और आनंदमय, तो इसका प्रभाव मनोमय कोश पर भी पड़ेगा और इसका प्रभाव आनंदमय कोश पर भी पड़ेगा। तो अब यदि मनोमय कोश बहुत नकारात्मकता से भरा है, मान लीजिए ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ऐसी भावनाओं से भरा हुआ, तो ये विज्ञानमय कोश जो है, ये प्रदीप्त होगा ही नहीं, और जब ये नहीं होगा तो आनंदमय कोश तक पहुंच रहेगी ही नहीं, क्योंकि आपका वो ब्रिज ही बंद है। ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, मनोमय कोश को आनंदमय कोश से जोड़ रहा है, लेकिन अगर ये ब्रिज ही बंद हो गया तो आत्मा के स्वरूप तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, या उसे जान ही नहीं सकते हैं। अब ये जो काम करता है, ये कैसे करता है कि जो भी उस ह्यूमन का कार्मिक अकाउंट है, या उसके संस्कार हैं, या उसके पाप पुण्य हैं, तो उसके हिसाब से ही ये काम करता है, और उसके हिसाब से ही उस व्यक्ति को फल मिलता है, या वो अनेक योनियों में भ्रमण करता है, या उसका बार बार पुनर्जन्म होता है। तो ये सारी चीजें जो रहती हैं, वो विज्ञानमय कोश के अंतर्गत ही होती हैं। और प्लीज म्यूट कर लें जिसका माइक अनम्यूट है, प्लीज चेक कर लें किसका माइक अनम्यूट है। और ये जो विज्ञानमय कोश होता है, ये किससे रिलेटेड होता है? कमल श्री जी, थैंक यू कमल श्री जी। और ये इसका जो कॉन्शियसनेस यहाँ पर जब होती है विज्ञानमय कोश में, तो वो सीधी यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस होती है, उससे ये अपने आप को रिलेट करती है, और एक ब्रह्मांडीय चेतना के साथ ये अपने आप को जोड़ लेती है। लेकिन ज्यादातर ये देखा क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ये कोश बंद रहता है, और ये कोश बंद रहने के कारण उसकी जो अतीन्द्रिय समर्थ है अपने आप को यूनिवर्स से जोड़ने की, वो नहीं हो पाती है, और वो जो साधक है वो आत्मा तक भी नहीं पहुंच पाता है। अब इसको हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो साइंस में जो विज्ञान में कोश है, ये जो मैटर का भी सूक्ष्मतम रूप है, जो आज हमने माना है कि अगर पहले हम मानते थे कि परमाणु या एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है किसी भी लाइव या नॉन लिविंग एलिमेंट्स की, लेकिन अब ऐसा नहीं मानते हैं। अब इस एटम के अंदर भी बहुत सारी चीज पाई जाती हैं, जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे बोसॉन, फर्मियन, क्वार्क, लेप्टॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो ये फोटोन, तो ये सारी जो सूक्ष्म इसकी चीजें हैं, सूक्ष्मतम स्वरूप है, यहाँ पर विज्ञान में कोश का प्रभाव माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस सूक्ष्मतम जो ये हम कण हैं, या जो पदार्थ हैं, या जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम चेंज करके विज्ञान में कोश में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी साइंस इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो इस लेवल पर काम कर सके। और योग में इसके जो परिष्कार के लिए या इसके विकास के लिए सोहम साधना, स्वर योग, ग्रंथि भेद साधना, ये सारी साधनाएं बताई हैं। शिव संहिता में इसका काफी उल्लेख मिलता है। सेकेंड ईयर में जब आप शिव संहिता पढ़ेंगे तो उसमें कोश का पूरा डिटेल मिलेगा, तो उसमें आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और ये जब विकसित हो जाता है, तब क्या होता है कि आपको सारी वस्तुओं का ज्ञान होने लगता है, आपके सामने कोई रहस्य नहीं होता है। एक तरह से इसे हम केवल्य ज्ञान की शुरुआत भी कह सकते हैं, कि यहाँ से केवल्य ज्ञान की शुरुआत, प्राप्ति की शुरुआत, या निर्वाण की प्राप्ति की शुरुआत हो जाती है। सबसे अंतिम है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश वो कोश है जहां पर माना जाता है कि आत्मा का निवास है या सोल का निवास है, और ये वो कोश है जहां पर सिर्फ आनंद, शांति,
स्थिरता, निश्चिंतता, अनुकूलता की स्थिति प्राप्त होती है। और इसमें हमेशा एक हर्ष और आनंद का भाव होता है। यहाँ इस कोष तक कोई भी साधक कब पहुंचता है? जब वो गुणातीत जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब वो इस कोष तक पहुंचता है। और इसको ऐसा माना जाता है कि हृदयस्थ है ये। और ये इसकी जागृति के उपरांत जो मानव चेतना है वो परम चेतना के निकट पहुंच जाती है और अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, सोहमास्मि, शिवोहम, इन सब की अनुभूति प्राप्त कर लेती है। इन शॉर्ट कि ये जो व्यष्टि चेतना है ये समष्टि चेतना से मिल जाती है, या मानव की चेतना परम चेतना से मिल जाती है और इस कोश का आनंद लेती है। तो सबसे अधिक आध्यात्मिक या सूक्ष्म जो कोश है वो आनंदमय कोश ही है, और ये सबसे अंदर का है। इसमें इसको वेद और उपनिषदों में ऐसा बोला गया है कि ये आनंद से बना हुआ आवरण है। लेकिन ज्यादातर ये इस कोश को हम नहीं समझ पाते हैं या साधक यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर विज्ञानमय और मनोमय कोश है। और मनोमय कोश में जब तक उसका डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता, इसका परिष्कार नहीं होता है, तब तक विज्ञानमय कोश नहीं खुलता है। और जब तक विज्ञानमय कोश नहीं खुलता है, तब तक आनंदमय नहीं होता। तो आनंदमय कोश को पाने के लिए अन्नमय, प्राणमय और मनोमय, ये तीनों कोश जब तक परिष्कृत नहीं होंगे, विकसित नहीं होंगे, तब तक वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। और सहस्त्र कमल इसका केंद्र संस्थान है। इसे अमृत कलश भी कहते हैं। और ये अपने आप को आनंदित रखने वाला है और दूसरों को भी आनंद देने वाला है। तो ये जो सहस्त्रार कमल संस्थान है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। जब आनंदमय कोश की स्थिति में व्यक्ति आता है तो उसमें उसकी पूरी क्षमताएं जो होती हैं वो जागृत हो जाती हैं, और उसके हर कोश उसके दिशा नियंत्रण में चलते हैं। लेकिन जब ये शुरू होता है तो कई बार ऐसा होता है कि मनोमय कोश में असंतुलन होता है शुरुआत की स्थिति में। एक बार जब वो कोश में पहुंच गए तब तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब आती है तब जो मनोमय कोश है उसमें असंतुलन होता है, और उसके कारण बहुत सारी मानसिक बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और ये जो मानसिक बीमारियां जब बाहर प्रकट होती हैं, तो ये जो मानसिक बीमारियों के रूप में ये जब तक रहती हैं तब तक क्या होती हैं? आदि। और जब ये धीरे धीरे बाहर प्रकट होती हैं और अन्नमय कोश तक आती हैं तो ये व्याधि कहलाती हैं। तो शारीरिक रूप से जितनी भी बीमारियां हैं वो सब उनका कारण मनोमय कोश या उनकी जड़ जो है वो मनोमय कोश में होती है। और जब तक मनोमय कोश संतुलित नहीं होगा तब तक ये आदि और व्याधि से ह्यूमन हमेशा परेशान होता रहेगा। तो ह्यूमंस की या मानव की जो भी शारीरिक रोग होते हैं उन्हें व्याधि कहते हैं, और जो भी मनोवैज्ञानिक होते हैं उन्हें आदि के रूप में जाना जाता है। अब गीता में इस अवस्था को स्थित प्रज्ञ बोला है जब व्यक्ति का आनंदमय कोश का जागरण हो जाता है या वो वहां तक पहुंच जाता है। और उस समय तक क्या होता है? उसकी समस्त कामनाएं त्याग हो जाती हैं, वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट होता है, और उसकी चेतना सुख दुख में समान होती है। ना उसे प्रिय चीजों से राग होता है, ना अप्रिय से द्वेष होता है। वो एक समाधि की अवस्था में होता है और इसीलिए उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब आनंदमय केंद्र का स्थान या प्रवेश द्वार ब्रह्मरंध्र में एक सहस्रार चक्र होता है, उसके पास ब्रह्मरंध्र होता है, उसे माना गया है। तो जो मस्तिष्क के मध्य में ब्रह्मरंध्र होता है वो कैसा होता है? तो योग में तो उसको बताया है कि ये ब्रह्मरंध्र जो होता है एक कमल के पुष्प के समान होता है। और अगर हम इसको एनाटॉमिकली देखें तो यहाँ पर एक अणुगुच्छक पाया जाता है जिसमें बहुत सारी पंखुड़ियों जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं। ये जो ब्रह्मरंध्र या ब्रह्म चक्र की पोजीशन होती है ये हमारे तालु प्रदेश में होती है।
जब छोटा बच्चा होता है तो उसका वो सिर का ऊपर का वो स्थान जो नरम होता है वो बाद में हार्ड हो जाता है। यहाँ पर ये जो GV20 दिख रहा है ये ब्रह्मरंध्र की पोजीशन मानी जाती है। और अगर आप इसको साइड से देखें तो जहां पर आपका फ्रंटल लोब और ये पैराइटल लोब दोनों का ज्वाइंट होता है वहां पर ये ब्रह्मरंध्र की को माना जाता है। इसको थोड़ा और डिटेल में देखें। अब ये जो आनंदमय कोश है और ये जो अणुगुच्छक है जो पूरा पुष्प के समान होता है जिसको प्रकाश ज्योति भी कहा जाता है, इसको वैज्ञानिकों की भाषा में RAS कहा जाता है या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसी को डिफ्यूज थैलेमिक प्रोजेक्शन सिस्टम कहा जाता है, इसी को स्पेसिफिक थैलेमिक प्रोजेक्शन सिस्टम कहा जाता है। इन शॉर्ट ये है कि अगर आप कोई भी विजुअलाइजेशन करते हैं या ऑटो सजेशन देते हैं तो जब तक RAS सपोर्ट नहीं करेगा तब तक वो चीज क्रिएट नहीं होगी या फ्यूचर में बनेगी नहीं। तो ये जो RAS होता है यही मेन पार्ट होता है जहां पर सहस्रार चक्र होता है या ब्रह्मरंध्र होता है या जहां से आनंदमय कोश का प्रवेश द्वार होता है। और आनंदमय कोश के जागरण के लिए नाद साधना, बिंदु साधना, कला साधना, ये सारी चीजें होती हैं। और जैसे ही इस कोश का जागरण होता है तो मानव चेतना एक देवत्व की चेतना के स्तर पर पहुंच जाती है। अब ये जो रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम है ये कैसे होता है देखिए, यहाँ पर पूरे विजुअल इंपल्स जा रहे हैं, यहां से रेटिकुलर फॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन्स जा रहे हैं, ये असेंडिंग है ये डिसेंडिंग है, यहाँ से ऑडिटरी नर्व जा रही है। और ये जो पूरा नियोकॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है जो नया भाग है ये कौन सा है, नियोकॉर्टेक्स, और ये रेप्टाइल है। तो ये जो नियोकॉर्टेक्स है जो नया बना हुआ मानव का ब्रेन है इसी में पूरा रेटिकुलर एक्टिवेटिव सिस्टम होता है और जहां पर सारे प्रोजेक्शंस होते हैं। और ये जो रेटिकुलर सिस्टम होता है ये काम क्या क्या करता है, ये शोर को फिल्टर करता है और संदेश का आदान प्रदान करता है, नींद के समय डिस्टरबेंस कम हो जिससे नींद अच्छी आए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिव करता है और पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को एनर्जी देता है, उसे एक्टिवेट रखता है और ब्रेन को तैयार रखता है किसी भी इमोशंस के लिए। इमोशनल एक्साइटमेंट यही इसी के द्वारा पैदा होते हैं। फिर इसका जो F3 मोड है वो भी इसी के द्वारा शुरू होता है। ये जो भी सेंस मैसेजेस होते हैं उनको ये फॉरवर्ड करता है और सारे सेंस मैसेज को ये कैरी फॉरवर्ड करता है। अब इस तरह हम देखें तो ये जो चक्र होते हैं हमारे, मूलाधार, स्वादिष्ठान का यहाँ शायद नाम लिखा नहीं है, इसके बीच में स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। तो ये जो पंच प्राण हैं उसमें सहस्त्रार चक्र में व्यान और धनंजय होते हैं, विशुद्धि में उदान, अनाहत में प्राण और देवदत्त, मणिपुर में नाग और समान और मूलाधार चक्र में अपान और कूर्म। और ये पंच कोश का जो एक शॉर्ट वो है कि जो अन्नमय कोश है और उसमें क्या क्या होना चाहिए, निरोगता, दीर्घ जीवन, चिर यौवन, और उसके उपाय क्या है, योगासन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या। प्राणायाम कोश में ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, ओज, तेज, यश, इसके बढ़ाने के उपाय क्या है, प्राणायाम, बंध, मुद्रा। मनोमय कोश में आकर्षण, व्यक्तित्व, धैर्य, मानसिक संतुलन, एकाग्रता, बुद्धिमत्ता, और इसके उपाय क्या है, इसको परिष्कृत या विकसित करने के लिए जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा, साधना। विज्ञानमय कोश में अतीन्द्रिय क्षमता, दिव्य दृष्टि, दैविक गुण, सज्जनता, सहृदयता, और इसको विकसित करने के लिए है सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, स्वर संयम, ग्रंथि वेद। और सबसे आखिरी आनंदमय कोश, इसमें क्या क्या होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, अखंड आनंद। और इसको विकसित या परिष्कृत करने के उपाय हैं नाद साधना, बिंदु साधना, कला साधना और तुर्य स्थिति। तो इस तरह से आपके ये सारे पंचकोश जो हैं वो समाप्त होते हैं। तो आई थिंक मैम एक मैंने बार वो अपने आप से पंचकोश
मैम पंचकोश का अभी जो आपने दिखाया था एक बार और दिखा दीजिए। दिख रहा है? ओके, चलिए। सो टाइम अभी बहुत थोड़ा सा बचा है।